ओके, तो इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे स्प्रिंग बूट टेस्टिंग के ऊपर। इनके समय किसी भी क्वेश्चन पर ऐसा लगेगा कि इन डेप्थ में हमें उस क्वेश्चन को देखना चाहिए, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ डू यू राइट यूनिट टेस्ट्स फॉर अ स्प्रिंग बूट रेस्ट कंट्रोलर। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्प्रिंग बूट में हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होते हैं। उसमें जो हमारा कंट्रोलर लेयर है, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को हमें मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये जो कंट्रोलर लेयर के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, इनको हम आइसोलेशन में कैसे टेस्ट करते हैं। तो इधर आंसर दिया हुआ है कि स्प्रिंग बूट टेस्टिंग फर्स्ट इज यूजिंग यूनिट टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग a spring boot rest controller, we basically use web MVC test annotation to test controller in isolation। तो बोला जा रहा है कि जैसे हम नॉर्मली टेस्टिंग लिखते हैं, हम सेम वैसे ही लिखेंगे, बस हमें एक एक्स्ट्रा एनोटेशन का यूज़ करना है, जो कि है वेब MVC टेस्ट एनोटेशन। तो ये एनोटेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो हमारा कोई भी एक क्लास है जिसे जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है वो होगा डैशबोर्ड कंट्रोलर हो गया। तो डैशबोर्ड कंट्रोलर के लिए हम बेसिकली एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, जितने भी APIs हमने डिफ़ाइन किए हैं, उन सभी को हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर टेस्ट करेंगे। तो ये तो सिर्फ हमने नाम दे दिया क्लास का, बट एक्चुअली में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास को आइसोलेशन में टेस्ट करने के लिए, वो है हमारा ये एनोटेशन वेब MVC टेस्ट। इस वेब MVC टेस्ट के अंदर हमें एक पैरामीटर पास करना होता है, जो कि होगा हमारा वो क्लास डैशबोर्ड कंट्रोलर डॉट क्लास। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है। उसके बाद बेसिकली होगा क्या कि इस टेस्ट के लिए हम जो भी हमारा कंट्रोलर क्लास नीडेड है वो लोड हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम एज इज इट प्रोसीड कर सकते हैं। इधर हमने मॉक MVC को यूज़ किया है, तो ये बेसिकली हमें जैसे मॉकिटो होता है और असर्शंस होता है, तो उस तरीके के भी हमारे पास बहुत तरीके काफ़ी सारे क्लासेस हमें स्प्रिंग बूट टेस्ट भी प्रोवाइड करता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने इधर MVC मॉक को एक तो ऑटो वायर किया है, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक बीन। ठीक, इधर हम देखते हैं हमने एक छोटा सा टेस्ट मेथड भी डिफाइन किया है, गेट टेस्ट गेट मेथड करके। सबसे पहले हम मॉक कर रहे हैं कि माई सर्विस, जो भी पर्टिकुलर सर्विस है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी देखो इधर मॉक MVC मतलब कि ये कंट्रोलर को टेस्ट करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा मॉक MVC। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट परफॉर्म करेगा, मॉक MVC डॉट परफॉर्म। ये इस पर्टिकुलर API को कॉल करेगा, जो कि हमारे इस कंट्रोलर के अंदर डिफाइन है। तो इस API को ये कॉल कर रहा है, फिर ये एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी API है उसको कॉल करने पे हमें स्टेटस ओके मिले और ये हमें एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मिले। पर सिंस हमने सिर्फ एक ही क्लास को लोड किया है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस है कि जो हमारा माई कंट्रोलर डॉट क्लास है ये डिपेंड करेगा माई सर्विस डॉट क्लास के ऊपर।
इंटरनली अपने रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए या फिर जो भी बिजनेस लॉजिक है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो वो कॉल तो करेगा माई सर्विस को या फिर हम बोल सकते हैं डैशबोर्ड सर्विस को, पर डैशबोर्ड सर्विस तो लोड ही नहीं हुआ है। तो उसके लिए ही हम इधर ये कर रहे हैं, मॉक बिन कर रहे हैं, जैसे हम उधर @मॉक यूज़ करते थे सिंपल यूनिट टेस्टिंग या फिर मॉकिटो के हेल्प से। तो सेम बिहेवियर ये हमें मिमिक करने में हेल्प करता है, बट स्प्रिंग बूट के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जब भी हमारा माई सर्विस का गेट डेटा कॉल हो, तब उस केस में तुम क्या काम करना, ये रिस्पॉन्स हमें दे देना। तो इस तरीके से बेसिकली हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम एक स्पेसिफिक कंट्रोलर क्लास को आइसोलेशन में टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग स्प्रिंग बूट एनोटेशन, स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन, ये MVC वेब MVC टेस्ट एनोटेशन। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन एंड हाउ डज इट वर्क। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन ये है क्या और ये कैसे काम करता है। तो इधर हम आंसर देख सकते हैं कि बेसिकली स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन इज यूज्ड to load the entire application context for testing। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन जब भी हम किसी क्लास पर यूज़ करते हैं, किसी भी टेस्टिंग क्लास पर जब भी हम स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन यूज़ करते हैं, इसका मतलब है उस क्लास के अंदर जितने भी टेस्ट मेथड्स हैं, उन टेस्ट मेथड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम पूरे के पूरे एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट को बिल्ड करेंगे। मतलब एक तरीके से हम अपने पूरे एप्लीकेशन को रन करेंगे, एक्चुअल बीन्स हम क्रिएट करेंगे। तो ये हम नॉर्मल टेस्टिंग में नहीं करते हैं, इसको हम बेसिकली इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब भी करते हैं तब हम इसे यूज़ करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि स्प्रिंग बूट टेस्ट हमने एनोटेशन यूज़ किया है, और इधर हम लोग पूरे के पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट जब करते हैं तब तब तभी मेनली हम इस एनोटेशन को यूज़ करना पसंद करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेवी भी होता है। तो एक हम बेसिक स्मॉल एग्जांपल देख लेते हैं स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इधर हम एक इंटीग्रेशन टेस्ट लिखे हैं, एक क्लास है जिसके अंदर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक इम्पॉर्टेंट फ़्लो को हम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्लास का नाम दिया है कि ये यूज़र का इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं कि कैसे यूज़र क्रिएट हो रहा है, सेव हो रहा है, और कैसे हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा फ्लो है, ये प्रॉपरली हमारे एप्लीकेशन में काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन दिया है जो कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए मस्ट है। दूसरा हमने एक प्रॉपर्टी दिया है कि जो भी अवेलेबल पोर्ट है, ज़रूरी नहीं है कि 8080 पर ही रन करो, जो भी अवेलेबल पोर्ट है उसके ऊपर तुम रन करो। तो ये है वेब इन्वायरमेंट स्प्रिंग बूट टेस्ट वेब इन्वायरमेंट रैंडम पोर्ट, कोई भी रैंडम पोर्ट मिलता है उसके ऊपर इस इंटीग्रेशन टेस्टिंग को रन करना स्टार्ट कर दो। अब इस टेस्टिंग के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बीन्स का ज़रूरत पड़ेगा। हम मॉक बिन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई भी डमी बिन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक्चुअल रेस्ट टेम्पलेट, ये रेस्ट टेम्पलेट बेसिकली टेस्ट रेस्ट टेम्पलेट है। इन रियल वर्ल्ड क्या होता है कि जब भी यूज़र एक HTTP रिक्वेस्ट कॉल करता है तो एक फ्लो को ट्रिगर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बंदा है जो कि एक यूज़र का डिटेल चाह रहा है, तो वो रिक्वेस्ट पहले कंट्रोलर में जाएगा, फिर सर्विस, फिर रिपोजिटरी, और फिर वापस वैसे ही बैक होकर फिर यूज़र को रिस्पॉन्स जाता है। तो ये जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर से, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो हम ट्रिगर करेंगे इधर मैनुअली। कोई एक्चुअल यूज़र
हम बैठा के नहीं रखेंगे जो कि इस टेस्ट के लिए पर्टिकुलर एपीआई को कॉल करेगा। तो उसके लिए बेसिकली हम टेस्ट रेस्ट टेम्पलेट को यूज़ करते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बीन है हमारे लिए, जो हमें जिस बीन की ज़रूरत पड़ेगी वो है यूज़र रिपोजिटरी। तो इसे भी हम बेसिकली ऑटो ऐड कर रहे हैं। इधर हमने एक छोटा सा टेस्ट इंटीग्रेशन टेस्ट लिखा है, टेस्ट मेथड कि टेस्ट क्रिएट यूज़र इंटीग्रेशन। ठीक, सबसे पहले हमने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बना लिया है, न्यू यूज़र। ठीक, कुछ हमने बेसिक पैरामीटर्स पास कर दिया है कि यूज़र का नाम एलिस होगा और इसका जीमेल या फिर उसका जो ईमेल अकाउंट ये रहेगा। दूसरे में बेसिकली हम क्या काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेप में कि हम एक रिक्वेस्ट ट्रिगर कर रहे हैं एपीआई यूज़र्स पर, और जो हमारा ये सॉरी ये जो हमने इधर ऑब्जेक्ट बनाया था रेस्ट टेम्पलेट, इसकी हेल्प से हम एक पोस्ट रिक्वेस्ट ट्रिगर कर रहे हैं एपीआई यूज़र पर, और इस एपीआई को हम कुछ पैरामीटर्स भी पास कर रहे हैं जैसे न्यू यूज़र, कि इस यूज़र को हमें क्रिएट करना है। अब जैसे ही ये एपीआई ट्रिगर होगा तो ये हमें कुछ रिस्पांस भी देगा, वो रिस्पांस हमारा बेसिकली इस रिस्पांस एंटिटी के अंदर स्टोर हो जाएगा। बाद में हम बस वेरीफाई करेंगे इधर थर्ड स्टेप में कि जो हमारा रिस्पांस है तो इसका स्टेटस क्या है, क्योंकि जब भी फ्रंट एंड में हमें रिस्पांस मिलता है सर्वर से तो हमें एक स्टेटस कोड भी मिलता है। तो इधर हम बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है कि हमें क्रिएटेड का स्टेटस कोड मिलना चाहिए। तो इसके अंदर ये जो रिस्पांस है हमारा, इसके अंदर कौन सा स्टेटस कोड है, तो इससे हम एक टेस्ट अपना पास कर लेंगे, टेस्ट चेक कर लेंगे। दूसरा हम चेक कर रहे हैं कि ये जो रिस्पांस है इसके बॉडी के अंदर ये जो नेम है इसको फेच करो और इसको मैच करो कि हमें ये एक्सपेक्टेड है एलिस होना चाहिए। तो ये हमने दूसरे टेस्ट को यहाँ पे लिख दिया। फिर तीसरा है, अब हम अपने रिपोजिटरी को टेस्ट करेंगे कि जो हमारा रिपोजिटरी सर्विस है, जो हमारा रिपोजिटरी बीन है, इसके अंदर फाइंड बाय ईमेल को ट्रिगर करो और ये एक्चुअल जो रिपोजिटरी क्लास है हमारा, उसके अंदर फाइंड बाय ईमेल को ये ट्रिगर करेगा और देखेगा, डेटाबेस से मांगेगा कि वेदर कोई alice@example.com का हमारे पास जीमेल है कि नहीं। इन केस अगर होता है तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा और इससे हम इधर भी एक टेस्ट केस पास कर लेंगे। तो इससे हमने बेसिकली एक पूरे के पूरे फ्लो को टेस्ट किया। तो ये हमारा जो स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन है ये इसी में हमें हेल्प करता है, पूरे के पूरे जो इंटीग्रेशन है, पूरे का पूरा जो फ्लो है उसको टेस्ट करने में। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब एमवीसी टेस्ट, डेटा जेपीए टेस्ट एंड स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशंस। तो ये क्वेश्चन हमसे बेसिकली पूछ रहा है कि स्प्रिंग बूट टेस्टिंग जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ये जो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट एनोटेशंस हैं, वेब एमवीसी टेस्ट, डेटा जेपीए टेस्ट और स्प्रिंग बूट टेस्ट, इन तीनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है। तो इधर हम देखते हैं, पहला बोला जा रहा है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 3 एनोटेशंस विच आर वेब एमवीसी टेस्ट, data JPA test and Spring Boot test are web MVC test loads only web layer। तो बोला जा रहा है कि जब भी हम web MVC टेस्ट किसी भी टेस्टिंग क्लास के ऊपर यूज़ करते हैं तो उस केस में सिर्फ वो पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास ही हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट में लोड होता है, और उस पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास, वो जो पर्टिकुलर कंट्रोलर क्लास है, इन केस अगर वो किसी दूसरे
डिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है, तो वो लोड नहीं होता है, वो हमें मॉक बिन के हेल्प से मॉक करना पड़ता है। दूसरा है डेटा जेपीए टेस्ट। तो बेसिकली डेटा जेपीए टेस्ट हेल्प्स टू लोड जेपीए लेयर, दैट इज रिपोजिटरीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा डेटा जेपीए टेस्ट है, टेस्ट एनोटेशन है, ये हमें जब भी हमें एक रिपोजिटरी क्लास को टेस्ट करना होता है, तो उसे हमें आइसोलेशन में लोड करने में हेल्प करता है। जैसे एक अगर हमें बेसिक एग्जांपल देखना है डेटा जेपीए टेस्ट का, तो वो हम इधर देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी रिपोजिटरी क्लास को, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिपोजिटरी क्लास हो सकता है हमारा यूज़र रिपोजिटरी। तो यूज़र रिपोजिटरी बेसिकली हमें हेल्प करता है कि जो हमारा यूज़र एंटिटी है, जो हमारा यूज़र टेबल है डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर से हम कैसे डेटा फेच करेंगे, या फिर हम कैसे कोई न्यू एंट्रीज क्रिएट करेंगे, या फिर ओवरऑल हम कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे एप्लीकेशन और डेटाबेस के साथ। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, जो लॉजिक है यूज़र रिपोजिटरी के अंदर लिखा हुआ, वो लॉजिक प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको टेस्ट करने के लिए आइसोलेशन में हम बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा जेपीए टेस्ट को, एनोटेशन को। तो ये जो एनोटेशन है हमारा डेटा जेपीए टेस्ट, ये टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट H2 डेटाबेस को यूज़ करता है, जो कि हमारा इंटरनल डेटाबेस होता है। और ये एक्चुअल हमारे डेटाबेस को नहीं यूज़ करता है, जो हमारा माई एसक्यूएल या फिर इन केस हम पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ करते हैं। तो इस क्लास में बेसिकली सबसे पहले हमने ये एनोटेशन यूज़ किया है इस क्लास के ऊपर, यूज़र रिपोजिटरी टेस्ट, क्योंकि हम यूज़र रिपोजिटरी टेस्ट को, जो हमारा यूज़र रिपोजिटरी क्लास है, उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम एक्चुअल जो हमारा बीन है यूज़र रिपोजिटरी, इसको हम लोड कर रहे हैं, ऑटो वायर कर रहे हैं। और दूसरा, रिपोजिटरी को टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट एंटिटी मैनेजर का हम यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ हद तक सिमिलर होता है हमारे एंटिटी मैनेजर के जैसा, बट ये टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप किया गया है। फिर हमने जो हम यूजुअल अपना यूनिट टेस्टिंग करते हैं टेस्ट एनोटेशन की हेल्प से, तो वो हमने यूज़ किया है एक मेथड के ऊपर। फिर सबसे पहले हम एक यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। यूज़र बेसिकली हमारा एक एंटिटी क्लास है। दूसरा, ये जो हमारा टेस्टिंग एंटिटी मैनेजर है, इसके हेल्प से हम परसिस्ट कर रहे हैं और फ्लश कर रहे हैं, यानी हम डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं ये जो हमारा न्यू यूज़र है। दूसरे में हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा एक्चुअल रिपोजिटरी है, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, जिसके हम लॉजिक को टेस्ट करना चाहते हैं, यूज़र रिपोजिटरी फाइंड बाय ईमेल, और ईमेल एड्रेस हम पास कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जो हमारे यूज़र रिपोजिटरी के अंदर ये जो मेथड है, पर्टिकुलर मेथड है फाइंड बाय जीमेल, इसे हमें यूनिट टेस्ट करना है। तो इसके एक्चुअल लॉजिक को ये कॉल करेगा, और जो भी ये हमें आउटपुट देगा, ये बेसिकली हम फाउंड वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। फिर बाद में बेसिकली हम इसको देख रहे हैं फाउंड इज़ प्रेजेंट, तो क्या फाउंड के अंदर कोई भी डेटा प्रेजेंट है कि नहीं, तो है, तो हमारा ये टेस्ट केस पास हो जाएगा। आगे फाउंड के अंदर हम बोले हैं फाउंड डॉट गेट नेम, तो जो भी हमें रिज़ल्ट मिला है इस मेथड को कॉल करने पर, उसके अंदर से हम नेम को निकाल रहे हैं और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या वो जो एक्सपेक्टेड हमारा वैल्यू था उससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो इसको मेनली हम ये जो हमारा एनोटेशन है डेटा जेपीए टेस्ट, तो इसको हम मेनली यूज़ करते हैं जब भी हम एक कस्टम क्वेरी लिखते हैं अपने रिपोजिटरी क्लासेस के अंदर। एक लंबा चौड़ा हो सकता है कि हमने नेटिव क्वेरी लिखा है या फिर जेपीक्यूएल क्वेरी लिखा है, तो उनको टेस्ट करने के लिए हम बेसिकली ये डेटा जेपीए टेस्ट एनोटेशन का यूज़ करते हैं। इधर भी हो सकता है कोई एग्जांपल।
रने होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट एनोटेशन को देखते हैं, वो है स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन बेसिकली जब हमें इंटीग्रेशन टेस्ट करना होता है, जब हमें बहुत सारे क्लासेस के बीच में जो फ्लो है उसको टेस्ट करना होता है, तो उसके लिए हम मेनली यूज़ करते हैं स्प्रिंग बूट एनोटेशन टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि स्प्रिंग बूट एनोटेशन टेस्ट इज़ यूज्ड टू लोड फुल स्प्रिंग बूट कॉन्टेक्स्ट। यानी इसका मतलब है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर जो हमने डेवलप किया है उसके अंदर जितने भी बीन्स हैं, बीन्स क्या हैं, वो हर क्लास जो कि एनोटेटेड है स्प्रिंग बूट के एनोटेशन से। जैसे हो सकता है कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, एंटिटी। तो ये एनोटेशंस जिन भी क्लास पर लगा हुआ है उन सभी क्लासेस के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर हमारे टेस्टिंग इन्वायरमेंट में स्टोर रहेगा। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछ रहा है, हाउ डू यू यूज़ टेस्ट कंटेनर्स इन स्प्रिंग बूट फॉर डेटाबेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग बूट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं स्प्रिंग बूट टेस्टिंग के अंदर, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि है टेस्ट कंटेनर्स। तो टेस्ट कंटेनर को हम कैसे यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दौरान, डेटाबेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दौरान। तो टेस्ट कंटेनर वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बट अभी हम स्पेसिफिकली देखेंगे डेटाबेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए। एक और चीज़, जब भी हम डेटा जेपीए टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो ये ट्रांजैक्शनल होता है, मतलब कि जो भी टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्लास है, हो सकता है यूज़र रिपोजिटरी टेस्ट है, उसके ऊपर हमने यूज़ किया डेटा जेपीए टेस्ट। तो हर टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूशन से पहले हम एक ट्रांजैक्शनल एनोटेशन लगाते हैं, ठीक। ये प्रॉपरली कंप्लीट होता है और उसके जस्ट बाद जो भी चेंजेस एक पर्टिकुलर टेस्ट मेथड ने किए थे डेटाबेस के अंदर, यानी हमारे S2 डेटाबेस के अंदर, इन मेमोरी जो हमारा डेटाबेस है उसके अंदर, उसको इमीडिएटली रोल बैक कर लिया जाता है, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट मेथड है उसके लिए एक फ्रेश इन्वायरमेंट रहे। ऐसा ना हो कि वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो और उसे कोई इशू आ जाए। इस कारण से भी ये जो डेटा जेपीए टेस्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि टेस्ट कंटेनर क्या है स्प्रिंग बूट के अंदर और ये कैसे हमें डेटाबेस के इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर अ, हम बोल सकते हैं कि ये जो टेस्ट कंटेनर है ये कुछ हद तक हमें एडवांस काइंड ऑफ टेस्टिंग में हेल्प करता है। जैसे यूजुअली हमें जब भी कोई सिंपल टेस्टिंग करना होता है डेटाबेस के साथ, तो उस केस में हम डेटा जेपीए टेस्ट को एनोटेशन को यूज़ करते हैं। पर डेटा जेपीए जो टेस्ट हैं ये इन मेमोरी डेटाबेस को यूज़ करता है, जैसे कि S2 डेटा बेस हो गया। पर हो सकता है बहुत सारा फीचर जो हमें फुल फ्लेज्ड एक डेटाबेस के अंदर देखने को मिलता हो, डेटाबेस जैसे कि माई एसक्यूएल या फिर पोस्ट ग्री एसक्यूएल। तो वो सारे फीचर्स, उनमें जो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें इन मेमोरी डेटाबेस के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इन मेमोरी डेटाबेस जैसे कि S2 डेटाबेस। तो उस केस के लिए, वैसे लॉजिक के लिए, हम एक्चुअल डीबी को यूज़ करते हैं, पर हम अपने प्रोडक्शन वाले डीबी को तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर ही ये कॉन्सेप्ट आता है टेस्ट कंटेनर एनोटेशन का। तो ये हम सबसे पहले तो टेस्ट कंटेनर एनोटेशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये जो हमारा एनोटेशन है उसको। और यहाँ पे हमने डीबी क्लास
DB टेस्ट बेसिकली यूज़ किया है। तो अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो इधर ये हमारे पास एग्जांपल है टेस्ट कंटेनर एनोटेशन का। तो सबसे पहले तो हमने ये एनोटेशन यूज़ किया है। दूसरा हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए स्प्रिंग बूट टेस्ट को यूज़ किया है। और ये बेसिकली हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट को रेडी करने में हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे जो दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारे लिए, वो है कि हम एक एक्चुअल डॉकर कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। एक डॉकर कंटेनर जो कि मिमिक करेगा हमारे एक्चुअल डेटाबेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने प्रोडक्शन में PostgreSQL को यूज़ किया है तो हम बोलेंगे कंटेनर को कि सबसे पहले तुम इस डॉकर को फेच करो हमारे लोकल मशीन पर। और ये जो डॉकर है इसका कुछ कस्टम जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये सेट करो जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअल डेटाबेस के लिए है। उसके बाद जिस भी रिपॉजिटरी का अगर हमें इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना है उसको हम ऑटो वायर कर रहे हैं। और फाइनली हम अपना जो टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड है यूज़र रिपॉजिटरी के अंदर जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा कस्टम क्वेरी लिखा हुआ है, अगर हमें उसे टेस्ट करना है तो उस कस्टम क्वेरी को टेस्ट करने के लिए बेसिकली हमने एक टेस्ट मेथड बनाया है, उसे एनोटेट किया है जे यूनिट के एनोटेशन से, टेस्ट एनोटेशन। फिर अंदर हमने जो हमारा टेस्टिंग लॉजिक है वो हमने इम्प्लीमेंट किया है। एक बेसिकली यूज़र क्रिएट किया है, उसे रिपॉजिटरी में सेव किया है। और ये जो यूज़र रिपॉजिटरी है ये एक्चुअल सेव मेथड को कॉल करेगा और ये सेव मेथड एक्चुअल हमारा जो डेटाबेस है, जैसा हमारा पोस्टग्री डेटाबेस होता है उसके अंदर ये सेव करेगा। और फिर बाद में हम असर्ट के हेल्प से बेसिकली वेरीफाई कर रहे हैं कि वेदर जो हमारा टेस्ट केस है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे हमें एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जैसे हम स्टोर प्रोसीजर को वेरीफाई कर सकते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो हमें एक फुल फ्लेज डेटाबेस के अंदर मिलते हैं। और वो लॉजिक्स को अगर हमें टेस्ट करना है तो उसमें ये अपने को बहुत हेल्प करता है, जो टेस्ट कंटेनर का कॉन्सेप्ट है। तो ये मेन कुछ क्वेश्चंस थे स्प्रिंग बूट टेस्टिंग के ऊपर, तो वो हमने कवर कर लिया।